मेरा 14 साल का बेटा हर रात तकिए को गले लगाकर सोता। एक दिन अचानक मैंने तकिया उठाकर देखा तो मेरी चीखें निकल गई क्योंकि मेरा नाम अर्पिता है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली के माता-पिता भी अजीब सी सोच रखते हैं। मेरे माँ-बाप को लगता था कि मैं अकेले घर में शादी करके जाऊंगी तो वहां पर राज करूंगी। मेरे ससुराल में ना तो नंद थी और ना ही सास-ससुर, बल्कि मैं कहूंगी कि सास-ससुर तो एक समझदार बहू के लिए उनके माता-पिता की तरह होते हैं। जो बहू अपने सास-ससुर को कुछ नहीं समझती, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियाँ होती होंगी। मेरी सोच यह थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो, जहाँ पर भरा पूरा परिवार हो। लेकिन शायद सास-ससुर की सेवा करना मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मेरे माँ-बाप इस बात पर भी खुश थे। कहते थे कि अमीर लड़का है, हमारी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। वहाँ लड़का तो क्या था, एक 40 साल का आदमी था और एक बेटे का बाप था। उनका नाम अर्जुन कपूर था। वहाँ शायद अपने 14 साल के बेटे के लिए किसी नर्स के रूप में एक बीवी की तलाश कर रहा था। लेकिन मेरे माँ-बाप इन बातों को कहाँ समझते थे। बड़ा-सा घर देखा और मेरी शादी उस घर में कर दी। उन्होंने सोचा हमारी बेटी को इस घर में दुनिया भर का आराम मिलेगा। हर माता-पिता अपनी औलाद का सुख देखना चाहते हैं। यही सब कुछ मेरे माँ-बाप ने भी किया था और मैंने भी उनकी पसंद के मुताबिक शादी कर ली, क्योंकि मैं जानती थी, अच्छी बेटियाँ कभी ना नहीं कहती। वह तो अपने माँ-बाप की रज़ामंदी में ही अपनी खुशियों को ढूँढ लेती हैं। वहाँ मेरी शादी का दिन था, ना कोई धूम-धड़ाका, ना कोई ढोल बाजे, क्योंकि कपूर साहब की यह डिमांड थी कि शादी बहुत ही सादगी से हो। उन्हें शोर-शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। शायद वह अपनी पहली बीवी के जख्मों से जान नहीं छुड़ा पाए थे, जिनकी मृत्यु आज से 10 साल पहले हो गई थी। कपूर साहब की बीवी बनाकर जब मैं इस हवेली में आई थी, यहाँ भी सन्नाटे का राज था। बड़ी अजीब शादी थी। ना तो मुझे लेने नंद आई और ना ही सास ने सिर पर हाथ रखा। सच कहूँ तो मैं इन रिश्तों के लिए तरसती थी, क्योंकि मैं जानती थी, मोहब्बत से रिश्ते बनाना भी एक अनोखा टैलेंट होता है। उसकी मंजिल हमेशा खुशगवार होती है। वह शाम का वक्त था। शादी के बाद कपूर साहब की बड़ी गाड़ी से बैठकर मैं उनके घर पर आ गई थी। माना शादी का दिन था, मगर वह इतने व्यस्त थे कि उन्होंने मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप किया और कहने लगे कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अभी दरवाज़ा नॉक करोगी तो अंजलि तुम्हें अंदर लेने आ जाएगी। अब मैंने सोचा यह अंजलि कौन है? मैंने आहिस्ता से कपूर साहब से पूछा, क्योंकि इस घर में कोई औरत नहीं रहती थी। उन्होंने कहा नौकरानी है हमारी। उन्होंने बड़े घमंड बड़े अंदाज में कहा था और गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखती ही रह गई। घर के दरवाजे पर खड़ी होकर सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक दिए बिना ही दरवाजा खुल गया। एक खूबसूरत 22 साल की जवान लड़की ने दरवाजा खोला। वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, उसका हुस्न एक कयामत भरा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं भी एक लम्हे को घबरा गई। उस लड़की को मैं देखती ही रह गई थी। मैं उस लड़की को देखकर यह सोचने लगी कि अगर इतना कातिल हुस्न कपूर साहब के घर में पहले से ही मौजूद था, तो उन्होंने मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन शायद मर्द बीवियाँ खानदानी और महबूबा खूबसूरत ढूँढते हैं। खैर अब इतना सोचने का कोई फ़ायदा नहीं था। यह लड़की अपनी आँखों से बड़ी तेज और चालाक लड़की लगती थी। अगले ही पल मुझे घर से गिरती चीज़ों की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक कर रह गई। शुरू से ही ऐसे-ऐसे वाक़ये होने लगे थे, जिससे मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, तो मेरे कान खड़े हो गए। जब अंजलि ने देखा कि कमरे से आने वाली चीज़ों पर मेरा ध्यान है, तो उसने मुझे ऊँचा-ऊँचा बोलना शुरू कर दिया। जानबूझकर वह मेरा ध्यान बाँटने की कोशिश करने लगी, मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस आखिरी वाले कमरे से आने वाली चीखों पर था, जिसे मैं किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। लेकिन अंजलि चाहती थी कि मैं उन चीखों को नज़रअंदाज कर दूँ। खैर मुझे उसकी बात तो माननी ही थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा पहला दिन था। वह मुझे एक कमरे में ले गई और कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर बैठाकर खुद मेरे कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो चीखों की आवाज़ और भी तेज़ हो गई थी। मैं सोचती रह गई थी कि यह तो अजीब घर है। एक तो सन्नाटा, ऊपर से खतरनाक चीखने की आवाज़। मैं अपने पति अर्जुन का इंतज़ार करने लगी। रात के 12 बज गए थे। बैठे-बैठे मेरी कमर अकड़ गई, मगर अर्जुन नहीं आए।
1 बजे मेरी आंख लगने ही वाली थी कि कमरे का दरवाजा अचानक से खुला और वह अंदर आ गए। मेरे दिल में धड़कनों का न शोर था और न ही आंखों में कोई अरमान थे, क्योंकि यह तो एक अरेंज मैरिज थी और मुझे बस अपने माँ-बाप की खातिर इस रिश्ते को निभाना था। पर वो आकर मेरे करीब बैठ गए और उनकी आंखों में कभी घबराहट के अलावा कुछ और नहीं था। शायद उन्होंने भी इस उम्र में यह शादी अपने जज्बातों को उभारने के लिए नहीं की थी, बल्कि वजह तो कुछ और ही होगी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि वह बोले, मैं झूठ न बोलने वाला आदमी नहीं हूँ और ना ही तुमसे झूठा वादा करूंगा। ये नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे नफरत करूंगा, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। मैंने यह शादी अपने बेटे के लिए की है। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे संभाल लोगी। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पहली बार उनकी बात का जवाब दिया। वह खुश होकर कहने लगे, बस मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी अर्पिता। पढ़ी लिखी लड़कियां वाकई बहुत अच्छी होती हैं। मेरा बेटा अजीब सी आदतों का शिकार है। जब देखो कमरे में सोता रहता है। रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक सोता ही है। ना किसी से ज्यादा बोलता है और ना खेलता हंसता है। बस हमेशा डरा हुआ सा रहता है और उसका ख्याल बस अंजलि ही रखती है। अंजलि हमारी पुरानी नौकरानी है, उस पर भी मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने बेटे की संपूर्ण जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर थोपना चाहता हूँ। अर्जुन यह बात बताकर चुप हो गए। मेरे दिमाग में अंजलि का चेहरा घूमने लगा। अंजलि इस घर की नौकरानी कहीं से नहीं लगती थी। उसकी तो चेहरे से लगता था कि जैसे वह घर की मालकिन हो। मैंने यह बात अर्जुन से नहीं की, क्योंकि अभी से घर के मामलात में दखल अंदाजी करना अच्छा नहीं लगता। मैंने चुप्पी बांध ली। मैंने सोच लिया था कि मैं अर्जुन के बेटे का ख्याल जरूर रखूंगी। वह उससे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत पाने का शायद तरीका भी यही था कि मैं उनके बेटे का ख्याल रखती। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे पति घर पर नहीं थे। पूरा कमरा खाली था। मैं बुझे मन से उठी। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही थी। अभी मैं बेड से उठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और पूछा कि आ जाऊं। मैंने कहा, हाँ आ जाओ। मेरे कहते ही अंजलि कमरे के अंदर दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, बेबी जी आप नाश्ता कमरे में करेंगी या टेबल पर लगा दूं? मैंने कहा, टेबल पर लगा दो। मैंने अर्जुन के बेटे के बारे में उससे पूछा तो कहने लगी, वह अभी सो रहा है। जब वह सोकर उठ जाता है, उन्हें मैं खुद नाश्ता करवाती हूँ। अंजलि के लहजे में एक अजीब सी जीत और अकड़ थी, जैसे वह अर्जुन के बेटे से मुझे दूर रखना चाहती हो। मैंने कहा, ठीक है, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर जब मैं बाहर आई तो मुझे किसी के ऊंचा बोलने की आवाज आ रही थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और बाल बनाते हुए बाहर आ गई। फिर अचानक से एकदम आवाज आनी बंद हो गई। शायद अंजलि किसी से बातें कर रही थी। आवाज सुनते सुनते जब मैं किचन की तरफ आई तो मैंने देखा कि एक 14 साल का लड़का सिर झुकाए हुए खड़ा था। अंजलि उस बच्चे को बड़ी ही सख्ती से कुछ बोल रही थी। मैंने उसकी यह हालत देखी तो मुझे बहुत ही हैरत हुई। लड़का भी दरअसल डरा हुआ लग रहा था। मैंने पास जाकर उसे कहा, गुड मॉर्निंग बेटे, नाम क्या है आपका? उसने कहा, जी मेरा नाम रियांश है। उसने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मैं उसे खा जाऊंगी। मैंने कहा, रियांश बेटे, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूं ना, अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। वह अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगा। उसने कहा, सच? क्या आप मेरा ख्याल रखेंगी? उसने मेरी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं उसे प्यार से देखने लगी। वह वाकई बहुत मासूम बच्चा था। अंजलि ने चाहते हुए भी हम दोनों का नाश्ता टेबल पर लगा दिया। हमने टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता किया। वह मेरे साथ बात करने से काफी हल्का फुल्का नजर आ रहा था, लेकिन उन थोड़ी सी ही देर में, बातों ही बातों में, मैंने अंदाजा लगा लिया था कि रियांश की इन हरकतों के पीछे कहीं न कहीं अंजलि का हाथ जरूर है, मगर वह तेज औरत पकड़ी नहीं जाती थी। मुझे इस बात का राज जानना था। मैंने धीरे धीरे ही रियांश के कमरे में आना जाना शुरू किया, मगर मैं हमेशा ही यह बात नोट करती थी कि मेरे जाते ही रियांश दौड़कर तकिए के पीछे छुप जाता था, जैसे बेड पर कोई खजाना दबा हो। यह बात मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार उसके रूम में जाने के बाद ही नोटिस की थी। और यकीनन
रियांश के पास जरूर कोई ऐसा राज था जिसे वह मुझे बताना नहीं चाहता था। खैर, अब मैं अंजलि और रियांश पर नजर रखने लगी। मैं चाहती थी कि मैं इस मामले की तह तक पहुंचूं और सच साबित करके रहूं, ताकि मैं कपूर साहब के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। गुजरते हुए वक्त के साथ मुझे अंदाजा होता जा रहा था कि अंजलि का रवैया मेरे साथ भी सख्त होता जा रहा था। अब मैं कोशिश करती थी कि मैं रियांश के सामने रहूं और वह मेरे सामने रहे, क्योंकि उसके स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां चल रही थी। स्कूल आना जाना भी बंद था। मैंने नोट किया, रियांश मेरे आने से काफी मिला जुला रहता था। शादी के बहुत दिन बाद मैं अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपने मायके आ गई थी। वहां से 3-4 दिन के बाद जब मैं वापस घर आई, वहां से वापसी पर मैंने देखा कि रियांश का चेहरा पहले से काफी उतरा हुआ था। वह बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे काफी बार पूछा कि क्या बात है, मगर उसने मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं थकी हुई थी, इस वजह से आराम करने के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद उठी तो बाहर किसी की हलचल नहीं थी। अजीब सा सन्नाटा था। मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। मैं फौरन रियांश के कमरे की तरफ गई। मुझे यह सब देखकर बहुत हैरत हुई और बहुत गुस्सा भी आया कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। एक 14 साल के बच्चे का कमरा अंदर से बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सब तरफ ध्यान से देखा तो रियांश के कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी। खिड़की से अंदर कमरे का मंजर साफ देखा जा सकता था। उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया जब रियांश के सामने अंजलि खड़ी उस पर चिल्ला रही थी। रियांश डरा सहमा तकिए के पास ही बैठा हुआ था। वहां तक उसकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अंजलि के तेवर बता रहे थे कि वो रियांश पर गुस्सा है। रियांश उसके सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। मुझे रियांश पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह एक लड़का होकर इस नौकरानी के सामने आखिर इस कदर मजबूर क्यों है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाजा जल्दी जल्दी बजाना शुरू कर दिया। अंजलि ने दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि रियांश बहुत रो रहा था। उसकी हालत काफी परेशानी वाली लग रही थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे। मैंने अंजलि को हुंकार निगाह से देखा और वहां से दफा हो जाने का हुक्म दिया। फिर मैं उसके कमरे के अंदर चली गई। मैंने देखा कि रियांश की आंखों में आंसू थे। वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। उस वक्त रियांश का दूसरा हाथ तकिए पर था। फिलहाल वह मुझसे तकिए को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिमाग दौड़ने लगा और मैंने सोचा कि आखिर इस तकिए के नीचे ऐसा क्या है जो रियांश उसके पास भी किसी को नहीं भटकने देता। मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने रियांश को उठने का इशारा देते हुए कहा, लेकिन वह तो जैसे तकिए के पास से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक मैंने उसके हाथ से तकिया खींच लिया। यह देखकर मुझे भी बहुत हैरत हुई कि तकिए के नीचे कुछ जेवरात और मेकअप का सामान पड़ा हुआ था और उसके साथ ही एक दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। रियांश यह देखकर शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने उससे कहा, ये क्या है बेटे, ये तुम्हें किसने दिए हैं? मैंने घबराते हुए उससे पूछा। उसने मुझसे कहा कि ये आंटी अंजलि मुझे लाकर देती है। मैंने कहा, वह क्यों तुम्हें ये सब चीजें लाकर देती है? मैंने हैरत से पूछा, लेकिन रियांश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। मुझे अंजलि पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि यह क्या बेगैरत हरकत है। आखिर एक बच्चे का दिमाग खराब करने का मकसद क्या है? मैं रियांश को छोड़कर भागते हुए अंजलि के क्वार्टर में गई, मगर अंजलि वहां मौजूद नहीं थी। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मुझे सख्त गुस्सा आ जाता। मैं अंजलि का इंतजार करने लगी। पूरे मोहल्ले में छान मारा, लेकिन अंजलि कहीं भी नहीं मिली। फिर आखिर में मैं थक हार कर बैठ गई, मगर मेरा गुस्सा आसमान को छू रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंजलि इस कदर के घिनौना खेल खेल सकती है। मैं अंजलि से हमेशा नफरत ही करती रहती थी, मगर मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता न होता। शाम को जब अर्जुन घर आए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उनके साथ अंजलि भी घर के अंदर आई। अर्जुन के होते हुए मैं अंजलि से बातचीत नहीं कर सकी। इतना तो अंजलि मेरी आदत को जान ही गई थी कि मैं दूसरों के सामने कभी भी उसको जलील नहीं करती, तो वह चुप रही। वह जान गई थी कि मैं उसका राज मालूम कर चुकी हूँ। अब वह अपने क्वार्टर में ही रहती थी। रियांश धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर वो जेवर और मेकअप का सामान फेंक दिया था। अब बारी उसकी परवरिश की थी। मैं उसको अपने साथ खिलाती पिलाती,
और उससे बातें करती थी, तो अर्जुन भी इस बात से बहुत खुश थे। लेकिन अंजलि मुझसे आखिर कब तक छुपती? एक दिन उसको मुझे हकीकत बतानी ही पड़ी। अंजलि की कहानी कुछ यूं थी। अंजलि का कहना था कि बाप तो मुझे और माँ को छोड़कर कई साल पहले ही चले गए थे। माँ ने मेरा अपना पेट पालने के लिए इस बंगले में नौकरी कर ली। इस हवेली में कुछ नौकरों की जरूरत थी। मैं और मेरी माँ जब से इस घर में आए थे, दिल लगी और मेहनत से इस घर में काम करने लगे थे। माँ के साथ काम करते हुए मुझे एहसास होता, माँ का सहारा बेटी के लिए कितना जरूरी होता है, और खासकर पिताजी की मौत के बाद से। तभी मुझे एहसास होने लगा कि कपूर साहब की नजरें मुझ पर से हटती ही नहीं हैं। उनकी नजरों में अजीब सी बरसात होती है। मैं यह सब देखकर घबरा जाती थी। मेरी कोशिश रहती थी कि मैं कम से कम उनके सामने आया करूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता था। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। कपूर साहब ने फिर से एक और नया तरीका अपनाया। वह तरीका था छुपकर शादी करने का। शादी तो कभी भी छुपकर नहीं की जा सकती थी। बेबी जी, इतना तो मैं जानती हूँ कि छुपाकर शादी करना पाप होता है, और अगर दुनिया वालों के सामने हम शादी करना चाहे तो हमें इज्जत भी मिलती है, और कभी ना कभी हम लोगों का सामना भी करना पड़ता है। शायद उस वक्त मैं उनकी बात नहीं समझ पाई। साहब ने मेरी माँ से बात की। वह मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तो वह इस शादी को खुफिया रखेंगे। मेरी माँ एक सीधी सादी और भोली भाली औरत थी, जो दुनिया की वह चीज को नहीं समझ सकती थी। साहब की मीठी मीठी बातों में आकर मेरी माँ मान गई। लेकिन बात तो शादी की हुई थी, जब साहब ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन शहर से बाहर जाकर एक मकान में मुझे रहने को कहा। साथ ही उन्होंने मुझसे छुपाकर शादी भी कर ली। हमारी शादी में सिर्फ 2-3 लोगों के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। शादी के बारे में मेरी माँ को भी नहीं पता था। साहब ने 6 महीने वहां रखा, उसके बाद वापस ले आए। शायद इसलिए कि यह मेरी जरूरत थी। मैं यहाँ उनकी नौकरानी बनकर रहने लगी। कुछ दिन के बाद जब मैं गर्भवती हुई, तो साहब का रवैया मुझसे बदलने लगा। उनकी दिलचस्पी मुझसे कम होने लगी। हालांकि पहले वह मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, लेकिन अब वह मुझसे नजरें उठाकर देखते तक नहीं थे। मैंने जब उनसे इस बात की शिकायत की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैं क्यों चुप रहती? वह मेरे पति थे, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा खेल रचाया गया है। साहब ने पहले मुझे चुप रहने को कहा। मैं चुप नहीं रही तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी। इस पर भी जब मैं बाज नहीं आई तो उन्होंने मुझे एक दिन तलाक ही दे डाला। फिर यह किस्सा जहाँ था वही रह गया। फिर मैं एक तलाकशुदा औरत हो गई। मुझसे एक ऐसा गुनाह हो गया था जिसका बोझ उठाया नहीं जा रहा था, जो कि गुनाह तो नहीं था लेकिन जमाने की नजरों में तो गुनाह ही था। और फिर ये हुआ कि मैंने उस बच्चे को जन्म दिया, मगर जिन हालातों में वह बच्चा पैदा हुआ था, उसकी वजह से वह बच्चा बच नहीं सका और इस दुनिया से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। उसके जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आग भड़क उठी। साहब की बीवी से तो बदले का इंतकाम तो कुदरत ने ही ले लिया था। वह तो खुद इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उनके पीछे एक निशानी साहब की और उनकी मोहब्बत की छूट गई थी। मैं अर्जुन साहब के बेटे को देखती हूँ तो मुझे उनकी झलक उसमें नजर आती है। मैं नहीं चाहती बड़ा होकर वह भी औरतों की इज्जत खराब करे, इसलिए मैं उसको औरत बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वह डरपोक बने। मैं चाहती हूँ वह डरा हुआ हो, उसमें इतनी जरूरत ना हो कि वह किसी की इज्जत से खेल सके। आप ही बताओ बीबी जी, मैं क्या गलत कर रही हूँ? उसको चूड़ियां और जेवरात देती हूँ ताकि वह उन्हें पहने और एक औरत की तरह अपना रवैया बदल ले। ये बात तो मैंने आपको सब तरीके से बता दी, लेकिन जिस हिसाब से मुझे अंजलि ने यह बात कही, मुझे तो वह पूरी तरीके से डिप्रेशन का शिकार लगी। और जाहिर है, होती भी क्यों नहीं। उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ जो हुआ था, मैंने इस बात का जिक्र अर्जुन से किए बिना ही उसका इलाज शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अंजलि के पागलपन और उसके दिमाग की बीमारी के बारे में अच्छे से समझ चुकी थी। और कपूर साहब को मैंने राज साफ होने से पहले ही माफ कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद अंजलि बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो गई थी, और मैंने उसका किसी अच्छे घर से रिश्ता देखकर शादी कर दी। और मेरा बेटा रियांश भी नॉर्मल हो गया था, और अब हम तीनों ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।